का मतलब यह है कि पोस्ट कोविड पीरियड में अवैस्कुलर नेक्रोसिस का जो प्रमाण था वो थोड़ा बढ़ गया है। इसका कारण प्रमुख है कि लोगों को काफ़ी मात्रा में स्टीरॉइड्स नाम की जो दवा है वो दी गई है, क्योंकि दैट इज ए लाइफ सेविंग ड्रग। अरे जिसको अपने को देना ही पड़ता है कि जिसमें ज़्यादा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन रहा। वैस्कुलर नेक्रोसिस के मुख्य कारण हमारे तरफ जो दिखते हैं उसमें जो है अल्कोहल, स्टीरॉइड यूज एंड सिकल सेल डिसीज, ये अपने प्रमुख कारण है। तो पहले भी स्टीरॉइड देने से वैस्कुलर नेक्रोसिस होता ही था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कोविड पीरियड में हर पेशेंट को स्टीरॉइड मिलने से जो ससेप्टिबल पेशेंट थे उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, और काफी मात्रा में स्टीरॉइड लेना पड़ा है उनको, और काफी लंबे समय तक लेना पड़ा। इसके कारण जो रहती है ऑस्टियोपोरोसिस भी हुआ है उनको, उनकी जो क्षमता है वो उनकी वो भी कम हो गई है। और जहाँ भी उसने काम करना चाहिए, जैसे अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड है, जो कूल्हे की जो गोल भाग हड्डी है, उसमें का प्रमाण डेफिनेटली इस पोस्ट कोविड में बढ़ा। वैस्कुलर नेक्रोसिस का मुख्य कारण ही है कि जो रक्त प्रवाह जो है वो फ्यूमरल हेड को कम प्रमाण में मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी जो भी ब्लड सप्लाई जाता है वो आखिरी जो आर्टरी जो रहती है ब्लड सप्लाई की होती है, और वही आर्टरी जो थ्रोम्बोसिस हो यानी ब्लॉक हो गई तो उतना एरिया नेक्रोसिस हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसको बोन डेथ हो जिसको बोला जाता है। तो इसके कारण जो अवैस्कुलर नेक्रोसिस का प्रमाण जो है वो ज्यादा से ज्यादा कूल्हे की हड्डी में फीमोरल हेड में ही देखा जाता है, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई पूरा एंड हो जाता है। दूसरे हड्डियों में क्या रहता है, आजू बाजू से ब्लड सप्लाई आता है, इसलिए बोन डेथ होने की संभावना बहुत सी कम होती है। वैसे फीमोरल हेड में बोन डेथ होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्टीरॉइड से जो रहता है कि फैट एम्बोलिज्म, उसमें बहुत सारी थेरीज है कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस स्टीरॉइड से क्यों होता, अल्कोहल से क्यों होता, लेकिन मेन कॉज अल्टीमेटली जो है वो किसी से भी हो, उनका शरीर के वो भाग को ब्लड सप्लाई बंद होना, और उतना जो एरिया है फीमोरल हेड का उसकी बोन डेथ होना, वो मृत होना, यही है उसका वजह। या सिकल से भी ये होता ही यंगर एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इंसिडेंस उसका 30 से 40 उम्र में पाया जाता है। लेकिन अभी कोरोना के जो 20-22 साल के भी लड़के अपने को वो वेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट मिलने लगे हैं। इसमें पहला प्रथम जो लक्षण होते हैं, पेशेंट को जांग में और पीछे के साइड में जो हिप जॉइंट रहता है उसमें दर्द होना चालू हो जाता है, उसको बैठने में थोड़ी तकलीफ होती है, पकड़न होती है, उसके बाद पालती मार के बैठने में तकलीफ होती है। ऐसे कोई भी लक्षण दिखे जिसको दर्द होना, पालथी मार के बैठने में तकलीफ होना, और चलते टाइम पे थोड़ी देर के बाद उसको जान में तकलीफ होना, ये प्रथम लक्षण है। उसमें बुखार बुखार कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ दर्द, और जो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट यानी हलचल जो होती है वो उस कूल्हे के भाग के कम होना चालू हो जाता है। और वो एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसा दर्द भी बढ़ जाता है, और उसको मूवमेंट्स करने में यानी हलचल करने में भी तकलीफ होने लगती है, और ऐसी एक स्टेज आ जाती है कि उसका चलना ही दुभर हो जाता है। और इसका मुख्य प्रॉब्लम क्या है कि लोग शुरुआत में उसको दुर्लक्षित करते हैं, और उसके बाद जब ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसमें चलना भी नामुमकिन हो जाता है, उस समय में वो डॉक्टर के पास आते हैं, तब तक सारी स्टोरी खत्म हो चुकी थी, बोन डेड हो चुका रहता है, और अपने को जो इलाज करने में भी काफ़ी जवान लोगों ने तकलीफ था। शुरुआत में जैसे भी ये सिम्टम्स आना चालू हुए, उसमें अपन उसका इन्वेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, परामर्श करो। अभी कैसा है कि बहुत से डॉक्टर लोग की इस बीमारी से अनभिज्ञ है। जो एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो अस्पताल विचारक जो लोग हैं, उन्हीं को ये बीमारी के बारे में जानकारी है। बाकी के लोगों के बारे में जस्ट थोड़ा सा दर्द हुआ, कुछ हुआ, दवाई दे दिया, चल दिया, उसी के कारण भी जैसे सब गड़बड़ी होने लगी है। तो जब भी अभी पोस्ट कोविड पीरियड में कोई भी पेशेंट को तकलीफ शुरू हुई, शुरुआत में उन्हें यदि डॉक्टर के पास गया, और वो भी ये के तंत्र के पास जाना चाहिए। सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन लोगों को ये डायग्नोसिस करने में भी दिक्कत जाती है, क्योंकि पेरी पेरी में एक्सरे किसी और कुछ अवेलेबल होता नहीं है।
शुरुआती स्टेज में एक्सरे एकदम नॉर्मल निकलता है और ऐसा लगता है कि अपने को बीमारी नहीं है, एक्सरे नॉर्मल है, चल दो। नहीं, आपको सस्पिशियन हुआ है तो आपको एमआरआई भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस डिटेक्ट करना है, तो यदि सिम्टम्स है, आपको तकलीफ है, एक्सरे भी नॉर्मल आता है, वही गड़बड़ हो जाती है, पेशेंट डॉक्टर के पास जरूर जाता है। जब एक्सरे हम निकालते हैं तो उसको लगता है कि सब सही है। तो पहले सेकंड स्टेज में और जीरो स्टेज में कभी कभी एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखता है, सर हड्डी उड्डी थोड़ी कमजोरी दिखने लगती है और अपन सभी पूछते हड्डी की कमजोरी तो सभी के पास रहती है, तो क्या एक्सरे नॉर्मल है, इसी में वो थोड़ा दुर्लक्षित हो जाता है। लेकिन किसी भी आदमी ने यदि थोड़ा सा भी सस्पिशियन है, वो कोई भी डॉक्टर का पैथिका रहे, उसने उसको एक्सरे नॉर्मल होने के बावजूद भी एमआरआई करना चाहिए। और एमआरआई में यदि डिटेक्ट होता है तो अर्ली स्टेज कैन बी रिवर्स, वो उसको अपन रिवर्स कर सकते हैं, उसको नॉर्मल ला सकते हैं। क्योंकि थर्ड और फोर्थ थर्ड स्टेज में भी थोड़ा सा अपन बॉल को बचा सकते हैं, लेकिन चौथे और पांचवें स्टेज में बॉल बचाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट के सिवा कोई पर्याय नहीं रहता। और आज 20 और 25 साल के लड़कों को आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे जिसकी लाइफ में एवरेज 10 ईयर्स है, तो उसको क्या कितने बार वो ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसा है कि मेरा यही परामर्श है कि जो अर्ली स्टेज में आते हैं तो उसको अच्छे से डिटेक्ट करो। एक्सरे नॉर्मल होता है तो भी आपको यदि तक पता चलता है कि एमआरआई करो, डिटेक्ट करो, और उसके बाद में उसको यदि अपन ने फिजियोथेरेपी अच्छी की और कुछ अभी अच्छी दवाई भी आ गई है जिससे कि अपन रिवर्स कर सकते हैं। और दूसरा एक अच्छा छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें जो खराब हड्डी है उसको ड्रिलिंग करो या उसको निकाल के नई हड्डी डाल दो। और अभी नए 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 आए हैं, प्रयोग हुए हैं इस देश में और बाहर के देश में भी। बहुत से कारणों से हड्डी शुरुआत के पीरियड में बचाई तो जा सकती है, लेकिन उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। नेक्रोसिस मुझे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की क्या दवाई मिलती है और क्या दवाई उसका इलाज, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एलोपैथी के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मेरा ये पहला परामर्श रहेगा कि अर्ली डिटेक्शन, यानी जब शुरुआत है उसी में क्लिनिक पर रोग निदान होना चाहिए। और आप दो तरीके के, सभी को ऑपरेशन ही करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बेड रेस्ट नहीं दिए, आप एक्सरसाइजेस किए, उसके ऊपर वजन नहीं दिए, और अपन ने कम मात्रा में कुछ दवाई स्टार्ट किए। अभी अभी नया नया संशोधन हुआ है कि कुछ दवाइयाँ अवेस्कुलर नेक्रोसिस में भी कारगर करती है, तो वो दवाई यदि चालू की है तो हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है प्रोग्रेसिव वो बंद हो सकती है। सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में अपन जो बोन जो खराब रहता है वो ड्रिलिंग करते हैं, उसमें नया डालते हैं, उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। एक छोटा सा ऑपरेशन है, 1-1.5 महीना बेड रेस्ट लेना पड़ता और वो पेशेंट अच्छे से चलने लग जाता है 6-7 महीने में। और उस ऑपरेशन का भी 60 to 70% सक्सेस रेट है। स्टेज 3 में भी यदि अपन ने समझो खराब हड्डी निकाल के यदि बोन ग्राफ्टिंग किया, जिसमें भी वैस्कुलर पेडिकल डालते, कभी कभी वैस्कुलराइज नया बोन डाल के वहाँ डालते, उसको भी अच्छा परिणाम मिलते हैं और उसमें भी अपने को 75% तक फायदा होता है। तो यदि समझो स्टेज 3 तक यदि 75 to 85% लोगों को यदि फायदा होता है तो अपना खुद का बॉल बचेगा, ये है, और उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है। नियर अबाउट जो रहता है कि 50,000 में, तो मेरे को लगता है एवरेज सर्जन ने उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो स्टेज 2 और 3 में होना चाहिए। लेकिन स्टेज 4 और स्टेज 5 में वो पेशेंट के केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कौन सा करना है, सीमेंटेड करना है कि नॉन सीमेंटेड करना है।